a new chapter that is MVC. Okay. See, यहाँ पे हमें तीन टॉपिक डिस्कस करने हैं, मतलब कि तीन चैप्टर्स, एमबीसी, एक्सप्रेशन लैंग्वेज और जेडीबीसी. MVC, it provides a way to combine servlet and JSP. We have already heard about it. हमने ये ऑलरेडी कहीं पे पढ़ा सुना है कि भाई व्हाट इज MVC. और ये चर्चा हुई थी कि भाई सर्वलेट और JSP दोनों में से कौन बेहतर है. तो हमने देखा कि भाई दोनों अच्छे हैं, दोनों अपनी जगह पे सही है. ऐसा नहीं है कि सर्वलेट ज़्यादा अच्छा है या JSP ज़्यादा अच्छा है. हाँ, दिखने में शायद आपको लगे, अगर आप नॉन जावा डेवलपर हो और अगर आपको जावा का कोड लिखना अच्छा नहीं लगता, देखना अच्छा नहीं लगता, तो जेएसपी ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा. लेकिन दोनों अपनी जगह पे सही है, और जेएसपी भी इंटरनली तो सर्वलेट ही बनता है. हमने जब ये बहस हुई कि भाई दोनों में से कौन अच्छा है या कौन ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता है, तो भाई दोनों साथ में काम करते हैं, और साथ में काम करे तो ही अच्छा प्रदर्शन दे सकता है, अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अच्छा प्रदर्शन कर सकता है. तो वो जो अप्रोच है, वो जो तरीका है कि हम दोनों को कंबाइनली यूज करते हैं, वो जो अभिगम हम अपनाते हैं, उसको टेक्निकल भाषा में एमवीसी कहा जाता है. एमवीसी मतलब हमारी भाषा में अगर हम सोचे तो भाई जिसकी जिसमें मास्टरी है वो काम उसके पास कराओ. आप समझ लो कि आप फुटबॉल की टीम है. तो फुटबॉल की टीम में जितने प्लेयर्स होते हैं, हर एक का अलग अलग रोल होता है. कोई फॉरवर्ड खिलाड़ी होता है कि जो फॉरवर्ड में खेलता है, कोई डिफेंस होता है, कोई जो डिफेंस करता है, कोई पासिंग करता है, कोई गोलकीपर होता है कि जिसका काम केवल गोल पोस्ट को संभालना होता है कि सामने सामने जो टीम है, अपोजिट टीम, उसका गोल ना हो पाए, वो उसको रोकने का काम करता है. मतलब उसकी मास्टरी है उसमें. गोलकीपर जो है उसकी मास्टरी है गोल को बचाने की, गोल पोस्ट को संभालने में, इसलिए उसको गोल पोस्ट संभालने का काम दिया जाता है. उसी तरह से जो फॉरवर्ड में खिलाड़ी खेलता है उसकी मास्टरी होता है गोल करने में, तो वो वहां पे खेलता है. तो कहने का मतलब हर पर्सन की हर चीज की मास्टरी मास्टरी अलग अलग चीजों में हो सकती है. तो अगर वो काम उसके पास करवाया जाए तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है ना. अदरवाइज हम जानते हैं कि आज की लाइफ में, आजकल की लाइफ सबकी ऐसी है कि सब ऑलराउंडर है. हर पर्सन में काफी सारी खूबियाँ, काफी सारी क्या कहते हैं हम, काफी सारी सारी चीजें वो कर सकता है. ऐसी उसमें इनबिल्ट वो फीचर होता है सब में. लेकिन कोई चीज ऐसी होती है कि जो हम दूसरे लोगों से अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मास्टरी कहते हैं कि हमारी वो मास्टरी है. अगर हमारी मास्टरी जिसमें है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हम अच्छा काम अंदर से प्रसन्न होकर करते हैं, तो उसमें हमेशा रिजल्ट अच्छा आता है. अगर मुझे टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है और मैं एमसीए कर रहा हूँ, तो बेशक मैं आगे बढ़ पाऊंगा. लेकिन मुझे टेक्निकल फील्ड में कुछ लेना देना ही नहीं है, बस मैं ऐसे ही बस घूमने फिरने के लिए टेक्निकल फील्ड में आ गया हूँ, तो कर तो लूंगा, मैं पास भी शायद हो जाऊंगा, लेकिन मैं अच्छा आउटकम नहीं दे पाऊंगा जब मैं मार्केट में आऊंगा तब. तो कहने का मतलब जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो चीज उसके पास करवाई जाए तो वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है. अगर हम विराट कोहली के पास बॉलिंग करवाएंगे तो हार का सामना करना पड़ सकता है. उसको बैटिंग में अगर हम 10वें क्रम पे बैटिंग करने को भेजेंगे और बॉलिंग करवाएंगे 10-15 ओवर, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. तो यही सर्वलेट सर्वलेट बेहतर है प्रोसेसिंग में, और जेएसपी बेहतर अंजाम देता है आउटपुट करने में. जब कुछ आउटपुट करना होता है तो जेएसपी बेहतर है, जब प्रोसेसिंग करना होता है तो सर्वलेट बेहतर है. तो ऐसा ही करो, प्रोसेसिंग जितना भी करना है वो सब सर्वलेट में कराओ, और जब आउटपुट दिखाने की बारी आती है, जब क्लाइंट को कुछ बताना है, आपको कुछ दिखाना है, तो जेएसपी का यूज करो. अब ये सब बातें करनी सरल है, जब इंप्लीमेंट करने की बारी आए तो कैसे करें. तो वो जो मैकेनिज्म है, वो जो आर्किटेक्चर है जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, है एकदम सरल ही. उसको कहते हैं एमवीसी. और यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अब तक जो हमने बातें की कि भाई इन दोनों को एक साथ यूज करो, वो कैसे, उसकी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं. मॉडल व्यू कंट्रोलर. So we are going to take an introduction, then
discuss the need for MVC, the framework for MVC, then we will see the steps. There are few steps to be followed because कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई describe and explain the steps for implementing MVC. तब आपको ये steps जो यहाँ पे मैंने बताया, defining bins to represent data, populating the bins, storing the results, forwarding request to JSP, and finally extracting data for results. Summarizing MVC code, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल भी होगा. Interpreting relative URL in the destination page, and finally applying MVC. That will be an example of MVC. So let's start. Introduction. Is my screen visible, friends? No. Sorry. No, sir. No, sir. No, sir. So we are going to discuss all these things in this chapter. Introduction, need for MVC, framework of MVC, the steps to be implemented for MVC, a code of MVC means an example, interpreting the URLs in the page, and finally we will have an example of MVC. Let's start with the introduction of MVC. From the discussion of previous units which we have discussed till today, we are pretty sure that servlets are good at processing, which involves reading and checking the data, communicating with database, invoking some business logic, etc. मैंने कहा ना, सर्वलेट बेहतर है प्रोसेसिंग करने में. अब तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ है, अब तक का जो जितना भी हमने इस सब्जेक्ट में डिस्कस किया है, हमें ये पता चला सर्वलेट बेहतर है प्रोसेसिंग में, चाहे वो रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को रीड करने की बात हो, रिस्पॉन्स हेडर्स को सेट करने की बात हो, रिक्वेस्ट हेडर्स को रीड करने की बात हो, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने की बात हो, कोई भी प्रोसेसिंग करना हो, तो ऐसा कार्य करने के लिए सर्वलेट बेहतर है. JSP pages are good at presentation, which involves building HTML to represent the results of request. जब हमें क्लाइंट को HTML में रिजल्ट प्रस्तुत करना हो फॉर्मेटिंग करके, तो ऐसे केसेस में JSP ज़्यादा अच्छा काम करता है, मतलब हमें कंफर्टेबल रहेगा. क्योंकि सर्वलेट से जब हम HTML जनरेट करते हैं तो वो थोड़ा क्लमजी हो जाता है और वहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ऐसे केसेस में हम JSP का यूज करेंगे. सो नन ऑफ देम इज गुड या एट बोथ डेटा प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन. तो दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो दोनों कार्य अच्छा करता है, प्रोसेसिंग भी और प्रेजेंटेशन भी. So it is a good idea to mix them in an application. One will present the data and other will serve the data or process the data. तो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा, एक अच्छी सोच रहेगी कि हम इन दोनों को कंबाइन कर ले और जिसकी जिसमें खूबी है, जिसकी जो खासियत है, वो कार्य उसके पास करवाएंगे. एंड दिस मिक्सिंग इज नोन एज MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर. Need of MVC as discussed in the previous page. Servlets are great when a lot of real programming to be accomplished. जब काफी सारा कोड एग्जीक्यूट करवाना हो जिसमें से आउटपुट कुछ नहीं करना है, मतलब प्रोसेसिंग ही करना है, तो सर्वलेट बेहतर है. इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग स्टेटस कोड्स, रीडिंग कुकीज, सेंडिंग कुकीज, हेडर्स, ट्रैकिंग सेशंस एटसेट्रा. ऐसे कार्यों के लिए सर्वलेट काफी बेहतर है. But Servlet is still poor in presenting HTML. It is tedious and yield result hard to modify. नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, सर्वलेट से HTML जनरेट कर ही सकते हैं, हमने किया ही है शुरू के दिनों में. लेकिन जब ज्यादा, वो तो हमने हेलो वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग ऐसा सब कुछ किया, लेकिन जब ज्यादा ज्यादा आउटपुट जनरेट करके भेजना है ना भाई,
तो उसे मैनेज करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। जब उसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं, कुछ ढूंढना है या कुछ मिस्टेक हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना है, इट विल बी वेरी हार्ड इन सर्वलेट्स to identify. The area where the servlet lacks is the area where the JSP is great. जिस जगह पे सर्वलेट वीक पड़ जाती है, वीक हो रही है, उस जगह पे जेएसपी पावरफुल है। और जहां पे जेएसपी थोड़ा वीक हो रहा है वहां पे सर्वलेट पावरफुल है। जेएसपी लेट अस टू सेपरेट मच ऑफ द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द डायनेमिक कंटेंट। जेएसपी के जरिए हम जो प्रस्तुत करना है और जो प्रोसेसिंग करना है उसको सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन राइट द HTML इन नॉर्मल मैनर। हाँ, ये तो हमने देखा है ना कि जेएसपी में HTML अगर आपको लिखना है तो सर्वलेट जैसा नहीं है कि आपको आउट डॉट प्रिंट एल फिर डबल कोट्स में लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जैसे आप HTML के पेज में लिखते हो ना HTML, उसी तरह से आप जेएसपी में भी लिख सकते हो HTML, है ना। We can write the HTML in normal manner and the content developers can insert the Java code using expressions, scriptlets और declarations. तो JSP में हम ये कर सकते हैं कि जो HTML का कोड है वो हम नॉर्मली लिखे, और जहां जहां पे डायनेमिक कंटेंट की आवश्यकता होती है वहां पे हम जगह छोड़ देंगे और जावा के डेवलपर्स वहां पे जावा का कोड इंसर्ट कर देंगे बाय यूजिंग JSP एक्सप्रेशंस, स्क्रिप्टलेट्स या डिक्लेरेशंस। ऐसा हमने सुना भी है, सोचा भी है, देखा भी है। Moreover, we can use the directives and also can wrap data inside bins. हम JSP directives का भी यूज कर सकते हैं। काफी डायरेक्टरीज अवेलेबल है जो अच्छे अच्छे कार्य हमें करने में मददरूप होती है। पेज डायरेक्टिव है, फिर इंक्लूड डायरेक्टिव है, बिन्स भी है। जावा बिन्स की जो जावा के क्लासेस, जावा के ऑब्जेक्ट्स, और उनको हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल XML सिंटेक्स से। जावा बिन्स भी है हमारे पास। मतलब ये सब कुछ है JSP में, हम कर सकते हैं। बट द JSP दो हैविंग ऑल दिस, इट इज स्टिल पुअर इन राइटिंग बिजनेस लॉजिक। ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपको JSP से बिजनेस लॉजिक लिखना है, बिजनेस लॉजिक मतलब मेन कार्य, मेन प्रोसेसिंग, मतलब स्टूडेंट के रिजल्ट की एप्लीकेशन है तो जो रिजल्ट जनरेट करने का कोड है वो क्या है, वो बिजनेस लॉजिक है। मेन लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉन एज बिजनेस लॉजिक। अगर आपकी बैंक की कोई एप्लीकेशन है, बैंक, तो उसमें जो अकाउंट ओपन करने का कोड होता है, विड्रॉ डिपॉजिट FD का कोड होता है, दैट इज बिजनेस लॉजिक। द कोड विच इज रिलेटिव टू द एप्लीकेशन वर्किंग, दैट इज नॉन एज बिजनेस लॉजिक। तो बिजनेस लॉजिक को जब लिखना होता है सर JSP में, तो इट इज स्टिल अ बिट कॉम्प्लेक्स। सो द सॉल्यूशन इज दैट यूज बोथ servlets and JSP, and this approach is known as model view controller। क्यों जरूरत है MVC की, तो उसकी चर्चा हमने की कि भाई सर्वलेट और JSP दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन दोनों ही कार्य अच्छी तरह से कर पाए। इसलिए हम दोनों को मिक्स करते हैं, क्योंकि दोनों में से एक ऐसा है कि जो अच्छा प्रोसेसिंग करता है, दूसरा ऐसा है कि जो अच्छा प्रेजेंटेशन करता है। व्हाट इज MVC? आपको कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप तो बस आंसर दे दोगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर। बट भैया ये तो उसका फुल फॉर्म हुआ, उसकी डेफिनेशन समझानी चाहिए। इट इज एन आर्ट, एक कला है। ये एक कला है जिसमें हम सर्वलेट और JSP को मिक्स करते हैं। मिक्स मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक फाइल में सर्वलेट का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया और उसी फाइल में फिर JSP का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया, चलो बन गया MVC। ये मिक्सिंग आपकी रसोई के मिक्सिंग जैसा नहीं है। ये मिक्सिंग मतलब कि एप्लीकेशन में सर्वलेट भी बनाना, JSP भी बनाना अलग अलग, और कुछ केस में सर्वलेट रन हो और कहीं पे जाके JSP रन हो, क्लाइंट की एक ही रिक्वेस्ट में ये सब कुछ हो, तो उसे कहते हैं मिक्सिंग। एक रिक्वेस्ट के आने पर सर्वलेट भी रन होती है और JSP भी रन होता है, तो इसे कहते हैं वो आर्ट, MVC। It is an approach which combine different technologies and lets each of them to concentrate on what it excels at.
देखो ये उसकी व्याख्या हो गई कि ये एक ऐसा अभिगम है, एक ऐसा अप्रोच है कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज को इकट्ठी करता है और हर एक को ये परमिशन देता है कि उसकी जिसमें मास्टरी है वो कार्य वो करे, है ना। कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट इट एक्सेल्स, मतलब एक्सेल्स मतलब कि जिसमें वो अच्छा प्रदर्शन करती है, जिसमें वो पावरफुल है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज को एकत्रित करके जिस टेक्नोलॉजी का जो विशेषता है, जो जिसमें वो अच्छा प्रदर्शन करती है, वो कार्य उसको करने की एक छूट देती है। द मैकेनिज्म ऑफ एमबीसी इज डिस्क्राइब्ड ऑन नेक्स्ट पेज। जो मैकेनिज्म है वो अभी हम डिस्कस करने वाले, लेकिन ये व्याख्या आप उसको बता सकते हो। इट इज एन अप्रोच which combine different technologies together and let each of them to concentrate on what it excels। देखो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर, यूजर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा। अब वो यूजर की जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे जाएगी? वो पहले जाएगी कंट्रोलर में। कंट्रोलर देखेगा रिक्वेस्ट को, भाई क्या रिक्वेस्ट आई है, किसके लिए आई है, क्या करना है इस रिक्वेस्ट के साथ। फिर वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा वहां पे, कुछ बिजनेस लॉजिक भी यूज करेगा। कौन? कंट्रोलर। फिर प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होगा ना, उस रिजल्ट को वो किस में रखेगा? मॉडल में। मतलब मॉडल मतलब कि वो डिब्बा जिसमें डेटा रखा है। फिर वो डेटा व्यू के पास जाएगा, मतलब व्यू उस डेटा को एक्सेस करेगा और फिर क्लाइंट को प्रस्तुत करेगा। मतलब व्यू वो चीज है कि जो क्लाइंट के सामने आएगी। कंट्रोलर क्लाइंट के सामने नहीं आएगा, वो पर्दे के पीछे काम करेगा, वो पर्दे के पीछे का खिलाड़ी है। काम वो करता है, दिखाता है व्यू। देखने वाले को लगता है कि व्यू सब कुछ कर रहा है, लेकिन व्यू तो केवल प्रस्तुत कर रहा है। सब कुछ आ कहां से रहा है? कंट्रोलर के प्रोसेसिंग होने से। तो ये जो अप्रोच है, ये जो तरीका है, वो है एमवीसी। देखो एमवीसी के कई सारे डायग्राम्स आपको मिल सकते हैं। गूगल में अगर आप लिखो एमवीसी इन जावा, तो आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। देखो ये यहाँ पे हमारा क्लाइंट, उसकी रिक्वेस्ट आती है, तो कंट्रोलर मतलब कि सर्वलेट जो है हमारी कंट्रोलर, वो उसको एक्सेस करेगी। फिर डेटा जनरेट करके मॉडल में रखेगी, मॉडल में से कुछ वापस सर्वलेट में आएगा और सर्वलेट सर्वलेट उन्हें शेयर कर देगा। अब देखो मॉडल में जो डेटा है ना, वो डेटाबेस से भी आ सकता है, किसी और जगह से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अगर सपोज कि क्लाइंट, आप क्लाइंट हो और आपने अपने रिजल्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है, मतलब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में रिजल्ट चेक करना चाहते हो अपना, तो आपके सामने यूनिवर्सिटी का एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर एंटर करना होगा। और जैसे ही आप एनरोलमेंट नंबर कैप्चा कोड डाल के सबमिट करते हो, तो ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वलेट को। सर्वलेट क्या करता है? डेटाबेस में से डेटा निकाल कर फिर किस में स्टोर करता है? मॉडल में, मतलब बिन्स में। और फिर वो डेटा शेयर, वो रिक्वेस्ट जो आपकी आई है, वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है जेएसपी को। और जेएसपी क्या करता है? जेएसपी बिन्स को एक्सेस करके, जेएसपी बिन्स को एक्सेस करके फिर क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग डायग्राम्स बन सकते हैं एमवीसी के। सी एमवीसी में क्या होता है? द सर्वलेट हैंडल्स द ओरिजिनल रिक्वेस्ट। क्लाइंट की जब रिक्वेस्ट आती है, आपने एमवीसी इम्प्लीमेंट किया है, अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तभी सब कुछ रन होने वाला है। तो जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले क्या होगा? वो रिक्वेस्ट मिलेगी सर्वलेट को।
मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फॉर्म बनाया है, HTML फॉर्म, कि जिसमें हम क्लाइंट की रिक्वेस्ट को कैप्चर कर रहे हैं, और उस HTML फॉर्म में हमने एक्शन एट्रीब्यूट लिखा होगा, जहाँ पे हमने यूआरएल लिखा है कि भाई ये जब फॉर्म सबमिट हो तो सर्वर पर ये प्रोग्राम रन होना चाहिए। तो वहां पे जो हम एक्शन एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे वो यूआरएल किसका होगा? सर्वलेट का, क्योंकि सबसे पहले रिक्वेस्ट किसको मिलनी चाहिए? सर्वलेट को। आ रहा है ना समझ में? फॉर्म को जब सबमिट करेगा क्लाइंट, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पे जानी चाहिए? सर्वलेट में, जो शुरू के दिनों में हमने किया था फॉर्म हैंडलिंग में। फिर सर्वलेट will use the business logic and data access code and creates bins to represent the results which is model। फिर क्या होगा? अब सर्वलेट को रिक्वेस्ट मिली है तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वैलिडेशन करे, चेक करे, एटसेट्रा। सब कुछ सही होने के बाद वो कुछ प्रोसेसिंग करेगी, बिजनेस लॉजिक यूज करेगी जो हमने लिखा है, और कुछ रिजल्ट जनरेट करेगी। अंत में कुछ रिजल्ट जनरेट करेगी, चाहे वो डेटाबेस से क्वेरी करके मंगवाया हो या वहीं पे सर्वलेट में ही प्रोसेसिंग करके जनरेट किया हो, जो भी हो वो रिजल्ट जनरेट करेगी या रिट्रीव करेगी। फिर उस रिजल्ट को मॉडल में रखेगी। वो जो रिजल्ट तैयार हुआ है वो एक्चुअली क्या है? वो मॉडल है। देन द सर्वलेट, अब देखो सर्वलेट ने रख दिया रिजल्ट मॉडल में, सर्वलेट ने प्रोसेसिंग किया, मतलब बिजनेस लॉजिक यूज किया, जो रिजल्ट जनरेट हुआ अथवा तो जो रिजल्ट आया उसको उसने बिन में रखा, मतलब कि मॉडल में रखा। अब वो देखेगी सर्वलेट, रिजल्ट तैयार हो गया, अब ये रिजल्ट क्लाइंट को प्रस्तुत करना है ना, तो ये रिजल्ट क्लाइंट को प्रस्तुत करने के लिए कौन सा जेएसपी पेज हमने बना के रखा है, वो एक्चुअली हमने ही बनाया होगा और सर्वलेट भी हमने ही लिखी, तो हमें पता होगा। तो हम क्या करेंगे? सर्वलेट से रिजल्ट तैयार होने के बाद अब रिक्वेस्ट को, आई हुई रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे जेएसपी पेज को। तो देखो साइकिल चालू है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो आई थी सर्वलेट में उसी का काम चालू है, अभी अब तक रिस्पॉन्स गया नहीं है, मतलब वही रिक्वेस्ट आगे बढ़ रही है। रिक्वेस्ट पहले सर्वलेट में आई, प्रोसेसिंग हुआ, रिजल्ट जनरेट हुआ, फिर उसी रिक्वेस्ट को आगे किया गया जेएसपी को। जेएसपी को ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी और वो जो मॉडल में डेटा है ना, वो मॉडल किसी जगह पे रख दिया जाएगा कि जहां से वो जेएसपी पेज उसे एक्सेस भी कर पाए। Then the servlet decide which JSP page should present this result। तो अब जितने भी जेएसपी पेज है उसमें से किसी एक जेएसपी पेज में इस डेटा को प्रेजेंट करने का कोड हमने लिखा होगा। तो फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू जेएसपी विच इज व्यू। तो अब क्या होगा? सर्वलेट में रिजल्ट जनरेट होने के बाद रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे उस जेएसपी पेज को कि जहां से हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है, उस जेएसपी पेज को हम कहेंगे व्यू। डेटा जिसमें रखा है उसको कहेंगे मॉडल। The servlet is the controller which has the code and what JSP decided by it. Which code and what JSP decided by it. Friends, has anybody any doubt in this mechanism? नो सर। देखो सिंपल सा मैकेनिज्म है, और जितना डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, जो हम स्टेप्स देख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सरल है इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि हो सकता है ये डिस्कशन जितना हम डीपली करेंगे आपके दिमाग में शायद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना काफी सरल है। देखो और एक डायग्राम, ये क्लाइंट
यहाँ पे कोई HTML फॉर्म है ना। हाँ, ये HTML भी हो सकता है और JSP भी हो सकता है, क्योंकि HTML का कोड हम JSP में भी लिख ही सकते हैं ना। फिर ये जब फॉर्म सबमिट होता है तो सर्वलेट को मिलता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जनरेट होती है और सर्वलेट को मिलती है। सर्वलेट है जो कुछ जावा कोड मतलब बिजनेस लॉजिक रन करेगी, रिजल्ट को तैयार करेगी, है ना। स्टोर्स बिन्स इन रिक्वेस्ट सेशन और एप्लीकेशन। शेयर करने के लिए तो पता है ना, बिन को शेयर करना है तो 4 स्कोप्स अवेलेबल है, जिसमें से पेज स्कोप हम यूज नहीं कर सकते। शेयर करना है तो रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं, सेशन यूज कर सकते हैं या एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वलेट कुछ बिजनेस लॉजिक यूज करके रिजल्ट जनरेट करेगी, उसको बिन में स्टोर करके बिन को शेयर करेगी, मतलब किसी एक ठिकाने पे बिन को रख देगी, सेशन में, रिक्वेस्ट में या एप्लीकेशन में। पहले सर्वलेट क्या करेगी, रिजल्ट तैयार करेगी प्रोसेसिंग करके। जो रिजल्ट तैयार होगा उसको बिन में रखेगी, फिर बिन को कहीं पे शेयरेबल लोकेशन में रख देगी जहां से जेएसपी उसको ले सके। बिन को उसने रख दिया ऐसी जगह पे, फिर रिक्वेस्ट को अब वो फॉरवर्ड करेगी जेएसपी पेज को। काफी सारे जेएसपी पेज होंगे, उसमें से किसी एक जेएसपी पेज को ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी, और वो जेएसपी पेज बिन से डेटा निकालकर वो प्रस्तुत करेगा क्लाइंट को। देखो, ये और एक प्रेजेंटेशन आपके लिए एमवीसी का। सी, client is there who initiates the request, then request is initiated through HTML और JSP। HTML फॉर्म क्लाइंट के सामने आया होगा हमारा, इट मे बी HTML फाइल और JSP फाइल, बट HTML फॉर्म जैसा कुछ क्लाइंट के सामने आया होगा, जिसमें वो डेटा एंट्री वगैरह कुछ करेगा, और अंत में वो क्या करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, सबमिट। और जब क्लाइंट सबमिट पे क्लिक करता है तो रिक्वेस्ट जनरेट होती है, और वो रिक्वेस्ट पहुंचती है सर्वलेट को। HTML का पेज या JSP का पेज जो भी है, जिसमें हमने HTML का फॉर्म बना के रखा है, उसमें डेटा एंट्री करके क्लाइंट सबमिट पे क्लिक करेगा, तब रिक्वेस्ट जनरेट होगी, ब्राउजर के थ्रू सेंड की जाएगी वो सर्वर पे अपनी सर्वलेट को। अब सर्वलेट क्या करेगा, अब सर्वलेट कुछ बिजनेस लॉजिक यूज करेगा, मतलब प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उस रिजल्ट को बिन में रखेगा, और बिन को किसी ऐसी जगह पे रखेगा। पहले वो बिन में डेटा रख देगा, फिर बिन को किसी ऐसी जगह पे रखेगा कि जहां से जेएसपी का पेज उसे एक्सेस कर सके। अब सर्वलेट क्या करेगी, बहुत सारे जेएसपी पेजेस में से जो जेएसपी पेज इस रिजल्ट को दिखाने के लिए सक्षम है, उस जेएसपी पेज को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, बहुत सारे जेएसपी पेज होंगे, उसमें से फॉरवर्ड किया जाएगा रिक्वेस्ट जेएसपी पेज को, और जेएसपी पेज रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। जेएसपी पेज जो है वो क्लाइंट को रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। तो ये वो पूरा आर्किटेक्चर है एमवीसी, पूरा स्टेप्स हाउ एमवीसी वर्क्स। गॉट इट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके।
एमवीसी फ्रेमवर्क मीन्स एमवीसी फ्रेमवर्क। अब जावा में ये अब प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे, मतलब ये सारा हमने विजुअली सब कुछ देख लिया। अब प्रोग्राम बनाना हो इसका, छोटा सा या बड़ा कैसा भी, इम्प्लीमेंट करना हो इसका, तो है क्या केवल सर्वलेट जेएसपी यही है? जब जो सब अब तक हमने डिस्कस किया, या कुछ नया भी है कि जो यूज करना है? सर्वलेट तो है ही, वो तो चर्चा हुई। जेएसपी भी है, बिन भी है, तो और कुछ है? हाँ। The key feature of MVC approach is the desire to separate the code that creates and manipulates the data from the code that presents the data। देखो ये भी एक अच्छी बात छोटी सी यहाँ पे लिखी है कि जो मेन की फीचर, जो सबसे अच्छा फीचर है एमवीसी का, वो क्या है कि वो एक अभिगम है जिसके जरिए हम डेटा जहाँ पे बनता है वो, और डेटा जहाँ पे प्रस्तुत होता है वो, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। The basic tool for implementation of this approach is available in Servlet API। तो ऐसा करने के लिए जो बेसिक क्लास या टूल जो भी है वो Servlet API में अवेलेबल है। There are many MVC framework available which can be useful in complex applications. The most popular is Apache Struts, which will be discussed in, एक्चुअली ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है अपाचे स्ट्रट्स। ये पुराने दिनों की बात है कि जब अपाचे स्ट्रट्स यूज होता था एमवीसी के लिए। For simple applications, implementing MVC using request dispatcher is a common practice and flexible। तो हम यहाँ पे MVC इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस का। किसका यूज करेंगे? रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है? इट इज एन इंटरफेस अवेलेबल इन javax डॉट सर्वलेट पैकेज। जो पैकेज अब तक हम यूज कर रहे हैं ना, उसी पैकेज में एक इंटरफेस अवेलेबल है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। कहाँ हमारे पास? रिक्वेस्ट डिस्पैचर है ना। रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है कि जो अवेलेबल है javax डॉट सर्वलेट पैकेज में। It is to be noted that to implement MVC, we don't need to redesign entire system। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपने सपोज कि MVC इंप्लीमेंट नहीं किया है, आधी एप्लीकेशन बना ली, अब आपको लगता है कि मुझे एमवीसी इंप्लीमेंट करके बनाना है, तो ऐसा कर सकते हो। उसमें आपको शुरू से चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पहले से बनाना पड़ेगा ऐसा नहीं है। मतलब क्वाइट इट इज फ्लेक्सिबल टू इम्प्लीमेंट। It is quite common to handle some requests with servlets, other with JSP, and still other with servlet and JSP acting in conjunction। कोई बात नहीं, आपकी एप्लीकेशन में आप ऐसा कर सकते हो। अगर एमवीसी इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारी सभी सर्वलेट्स केवल प्रोसेसिंग ही करनी चाहिए, हमारे सभी जेएसपी पेज केवल आउटपुट ही करने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको जो एचटीएमएल प्रस्तुत करना है वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा कोड है, तो आप लिख सकते हो सर्वलेट में, कोई मना नहीं करेगा। आपको लगता है कि आपको जेएसपी पेज से थोड़ा बहुत डायनेमिक कंटेंट जनरेट करना है, कर लो, स्क्रिप्टलेट या एक्सप्रेशन लिखकर, डिक्लेरेशन लिखकर, कोई मना नहीं करेगा, देयर इज नो एरर। और बाकी के कुछ पेज में आपको ऐसा लगता है कि मुझे एमबीसी इंप्लीमेंट करना है, करो, कर सकते हो। आपकी एक एप्लीकेशन में कहीं पे एमबीसी किया है, कहीं पे नहीं किया है, कोई कोई बात नहीं, कर सकते हो। देयर इज नो नथिंग टू वरी।
जस्ट इट इज एन अप्रोच, इट इज अ डिजाइन पैटर्न दैट वी आर फॉलोइंग। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नियम है, कुछ रूल है कि भाई ऐसा किया है तो सभी पेज में करना पड़ेगा, कुछ नहीं। वो एक अभिगम है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो एक नजरिया है कि जो हम जिस नजरिए से प्रोग्रामिंग करते हैं। इट इज नॉट अ सिंटैक्स। implementing MVC using request dispatcher। तो ये जो है यहाँ पे स्टेप्स, MVC इंप्लीमेंट करना रिक्वेस्ट डिस्पैचर के जरिए, ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में जो डिस्कशन किया हमने, उसमें अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क। नहीं सर, डाउट नहीं है।